मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अब इस बेगानी शादी में हम अब्दुल्ला बनकर क्यों दीवाने हुए चले जाएं इस देश में? वो तो मौका ही ढूंढते रहते बीजेपी के लोग, जहां मौका मिले वहां हिंदू मुसलमान कर लो। आयतुल्ला खमेनी की जहां तक बात यह है, ये व्यक्ति की बात नहीं है, ये बात है एक संप्रभु देश के प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख को दूसरी बार वेनेजुएला में मादुरो को उठा लिया गया और यहाँ पर इन्हें मारा गया। युद्ध शुरू होने से पहले 39 जो है उनके बड़े नेता है उनको मारा गया। उसके खिलाफ है कि संप्रभु देश के नेताओं को इस तरह से उठा लेना और इस तरह से मार लेना। तो 2003 की मुझे बात याद आती है, जब इराक पे अटैक हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेम यही भूमिका ली थी रेजिम चेंज के खिलाफ, और दोनों पार्लियामेंट के संसद के दोनों सदनों ने उसके खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया था। 2005 में जब मनमोहन सिंह जी वहां थे तो उन्होंने उसको मिस्टेक कहा था अमेरिका को। तो ये दो टूक जो पॉलिसी थी, ये मोदी जी आने के बाद एकदम से हर बात में वो हिंदू मुसलमान ढूंढना है। और दूसरी बात रही, अभी मैं देख रहा था कि ये जो कह रहे कि खामने ने भूमिका ली थी खिलाफ में, तो खिलाफ में भूमिका तो 2015 के बाद वहां से मेडल पहन के आए थे। मेडल हर देश में जाके पहन के आते। फिर ये कुवैत है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब इमारात है, ओमान है, इन्होंने तो सीए एनआरसी से लेकर अनेक मुद्दों पर जो है वो भारत की खिलाफत की है, कंडेम किया है। और एक स्पोक्स पर्सन है, उसकी बात नहीं करना चाहूंगा मैं, वो ठीक नहीं है, लेकिन उनके बाद भी काफी कंडेमनेशन हुआ है। तो हम जब बात रखते हैं विदेश नीति में, अभी गीता मोहन जी भी यहाँ पर है, समझती है वो विदेश नीति को, तो हम अपने राष्ट्रहित की बात रखते हैं। और दुनिया में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड हम चाहते हैं, बहुध्रुवीय दुनिया चाहते हैं, उसमें हमारा स्टैंड क्या होगा? हमारा एक मॉरल स्टैंड होगा, हमारा एक चार्टर जो है इंटरनेशनल चार्टर, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 जो है उसके हिसाब से जो गुटनिरपेक्षता है, हमारे हित होने चाहिए। और जो हम कहते हैं न्यूट्रलिटी जो है, एक संतुलित तटस्थता जो है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसमें हमारा स्टैंड, इंडिया का स्टैंड हरदम फर्म रहा है। तो ये छोटी छोटी बातों पर हिंदू मुसलमान ढूंढना ठीक नहीं है, इसका खामियाजा हम भुगत चुके हैं। हम एक सेक्युलर सोवरिन कंट्री है और हम दुनिया में माता रखते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? सुधांशु त्रिवेदी जी, अभी से ही देखिए सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा, राहुल गांधी आपकी विदेश नीति को दिशाहीन बता रहे हैं, अली खamenei की हत्या का आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर प्रश्न दाग रहे हैं। मूल मुद्दा जानते क्या है अंजना जी? इनको न ईरान से मतलब है न मुसलमान से मतलब है, इनको सिर्फ इससे मतलब है कि भारत में कैसे अराजकता फैल जाए। वो 95 लाख लोग जो वहां पे फंसे हुए हैं, हम उनके हित का ध्यान न रखें और उनके परिवारों के चलते हुए यहां पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, ये शायद इनका मंतव्य रहा होगा। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, ये 2005 में ईरान के खिलाफ IAEA में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में क्यों वोटिंग की थी भारत ने? विदेश नीति के ऊपर छाती पीटने की बात करते हैं, उनसे मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आपके दौरे हुकूमत में जिस जमाने में ईरान के साथ, और आज मैं पूछना चाहता हूं, ईरान तो शिया देश है, खामनेई साहब जो थे वो तो शिया नेता थे, और उसके ऊपर कितने आरोप थे, हजारों लोगों को मरवाने का आरोप, लाखों लोगों को मरवाने का, महसा अमीनी जैसे उसमें प्रक्रिया में सैकड़ों महिलाओं को हिजाब न पहनने के लिए मार दिया गया, क्योंकि वहां पे रूल यह है कि कलाई से नीचे किसी महिला के शरीर का कोई अंग दिखना नहीं चाहिए, उसके ऊपर मौन है। और शियाओं के लिए, मैं तो अंजना जी लखनऊ का रहने वाला हूं, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शियाओं को लखनऊ में मदे साबा का जुलूस नहीं निकालने दिया जाता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय 1998 में 22 साल के दौर के बाद उनको दोबारा मौका मिला। रुक, तेरे को बताते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुधांशु जी ने जितना रखा उसमें उन्होंने कुछ बातें छोड़ दी है। सुधांशु जी, आपके यहाँ तो बलात्कार भी कर दे तो इस्तीफा नहीं होता है, रिश्वतखोरी करने से का तो बहुत सवाल ही नहीं आता है, वो तो बहुत छोटा सा आरोप है। अदानी जी पे इतने आरोप लगे, उनपे ये आया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की हमने, हम तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी पॉलिसी है जो नितिन गडकरी जी ने भी कही है, और सब लोग यही कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते राजनाथ सिंह से लेकर, तो हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, चाहे बलात्कार कर लो, चाहे फिर आप रिश्वतखोरी कर लो, तो लेने के देने पड़ गए। अब उनका आरोप सीधा यही है अतुल लौंडे पाटिल साहब का, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग दरअसल खामनेई के नाम पर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी चुप्पी की यही वजह है उनकी हत्या पर। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कौन करता समझ में आता है। अब खामनेई का विषय उठाया, फिलिस्तीन के ऊपर इससे पहले आर्टिकल लिखा था, गाजा के ऊपर राहुल गांधी का ट्वीट था। अगर अंतर्राष्ट्रीय विषयों के ऊपर इतना इनको है तो रशिया यूक्रेन के ऊपर ना कोई CWC का स्टेटमेंट देखा, ना सोनिया गांधी जी का आर्टिकल देखा। और तो और मजे की बात याद करिए, जब तालिबान ने कैप्चर किया था आज से 4 साल पहले, और ये लग रहा था वो प्रो पाकिस्तान है, तो इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के बयान आए थे, तालिबान मेरे दिल में है,
तालिबान वो असली लड़ाकू है, तालिबान ने तो ईमान की खिदमत की है। जब से तालिबान पाकिस्तान से लड़ने लगा वो चुप्पी साध गए। और वही तो मुसलमान मर रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं वहां पे। खैबर पख्तूनख्वा में इतने मुसलमान मर रहे हैं, अफगानिस्तान में इतने मुसलमान मर रहे हैं, बलूचिस्तान में इतने मुसलमान मर रहे हैं, तो मुसलमान से भी लेना देना नहीं है। कुल मिला के ये है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट कहां से हो सके। तुम समझ नहीं रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का एक पहला पॉइंट है, दूसरा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात है और तीसरा है रीजनल बैलेंस जो है उसकी बात है। अब चाइना एक नैरेटिव फैला रहा है कि ये इंडिया जो है वो इजराइल और अमेरिकन एक्सिस में जा रहा है, इसने ग्लोबल साउथ की पोजीशन छोड़ दी। तो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर में रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, यूएई ये एक साइड हो गए और हम हमारे रीजन में आइसोलेट हो रहे हैं, ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि चाह बाहर जो है ग्वादर को अगर काउंटर करना है, इनकी सीपेक की पॉलिसी है उसको काउंटर करना है और रिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको काउंटर करना है, तो हमारे पास चाह बाहर जरूर होना चाहिए। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी कौन चला रहा है? हमने चाह बाहर को अबेंडन क्यों किया? चाह बाहर क्यों छोड़ दिया? रशिया के पास से हम ऑयल नहीं ले रहे। आज भी हॉर्मुज से रशियन और चाइनीज टैंकर्स वही अलाउ है। पूरे दुनिया का 20% ऑयल वहां से आता है, भारत को 50% ऑयल और 80% जल्दी से एक साथ कंक्लूडिंग रिमार्क लेंगे। हमने की जो बात है, रुक जाइए सर, टाइम कम है, जल्दी से। अमेरिका के इंटरेस्ट में इजराइल को हम क्यों भूल रहे हैं? अमेरिका का इंटरेस्ट इजराइल में नहीं है क्या? क्यों वो लड़ाई कर रहा है? जितने इजराइल और के साथ अमेरिका खड़ा है तो पूरे एंगल में, समीकरण में इजराइल को निकालना क्या सही होगा? सारा इंटरेस्ट जो है वो है कि इजराइल को किस प्रकार से, चारों ऑब्जेक्टिव जो है इस लड़ाई के वो इजराइल के लिए हैं। आपने पहला ऑब्जेक्टिव रिजिम चेंज, दूसरा मिसाइल प्रोग्राम को आप करिए बंद, तीसरा यूरेनियम एनरिचमेंट पर, और चौथा प्रॉक्सीज को रोकिए। ये इसमें से इंडिया कहां बीच में आ रहा है? सही पकड़े हैं। ट्रंप क्या हासिल कर पाए हैं इस युद्ध से अभी तक? नेतन्याहू की तो जीत की स्थिति दिखती है, हालांकि उनके लिए भी मुश्किल है। देखिए 3-4 बड़े मुद्दे हैं। आज के दिन जो खतरा है वो है इंटरनेशनल ऑर्डर का, इंटरनेशनल जो लेड डाउन नॉर्म्स थे यूएन चार्टर का खतरा है। आज के दिन दुनिया में महंगाई का, दुनिया की जो अराजकता फैलने का दुनिया में। और एक सबसे बड़ा खतरा यह है कि एक स्ट्रेटेजिक एरिया जिसको आप ईरान कहते हैं या गल्फ कहते हैं, वो स्ट्रेटेजिक एरिया भारत के लिए ईस्ट और वेस्ट का पूरा हमारा जो कॉरिडोर है वो इस पे डिपेंडेंट है। चाहे हमारे सी रूट्स हो, चाहे हमारे एयर रूट्स हो, कम्युनिकेशन रूट्स हो, हमारा पूरा व्यापार, हमारा पूरा जो हमारी जो पूरे लोगों की ट्रैवलिंग, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सब इस पे डिपेंड है। तो ये जब कट ऑफ होता है किसी भी तो हमारे पे असर पड़ता है। अब तक ना तो ट्रंप जी को कोई हासिल हुआ है, क्योंकि ट्रंप को मालूम होना चाहिए था कि जो खोमेनी है वो सिर्फ लीगेसी नहीं है, खोमेनी सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक आइकॉन नहीं है, और वो एक संस्था बन गए हैं, सिस्टम बन गए हैं। पिछले 45 साल में उन्होंने ईरान के अंदर एक सिस्टम बना दिया, और ईरान किसी भी कंट्री की तरह नहीं है, एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है उसका। जब आप इस तरह से अटैक करोगे तो ईरानियन लोग जो हैं वो अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, जो डिसेंशन है, जो भी विद्रोह था वो भी कम हो जाएगा, उनके यूनिफाइंग फैक्टर बन जाएंगे। अरे हाँ भाई, ईरान शिया या सुन्नी प्रॉब्लम नहीं है। ईरान इज अ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम एंड अ स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर इंडिया। ईरान अगर आप खोते हैं तो आप अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का पूरा एक्सेस खो देते हैं। पाकिस्तान बीच में बैठा है, आपका एक ही दोस्त था, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस मजहब को लेकर जो होते रहे हैं। ईरान कभी भी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो भारत के साथ अलाइन करके रखा हुआ था, उस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से नहीं हटा। चाबहार में उसने कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं खड़ी की जहां पर उसने चीन को इतनी जगह दे दी हो कि भारत का जगह कम हो गया हो। ऐसा नहीं किया ईरान ने। तो आपको स्ट्रेटेजिकली अगर सोचना है तो आपके लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए तो भारत सुन्नी जा रहे हो। लेकिन यही तो प्रॉब्लम। लेकिन भारत सरकार ने इस पर क्या कहा है? भारत सरकार ने कहा है कि वो अगर चाहे तो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना चला सकता है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का जो भी है उस पर डिप्लोमेसी से ही रास्ता खोजना होगा। ये भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। अच्छा। मैं कहना चाहता हूं थोड़ा इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में समझिए। चाइना क्यों कर रहा है? अमेरिका ने यह देखा कि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल पे उनकी बाह मरोड़ी, तो चाइना की जो क्रूड ऑयल सप्लाई थी उसमें 2 देश बहुत महत्वपूर्ण थे, वेनेजुएला और ईरान। एक तरीके से अमेरिका ने इन दोनों की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश की है। इससे चाइना के सामने अब यह समस्या आएगी कि या तो मिडिल ईस्ट के उन देशों से ले क्रूड ऑयल जो कि अमेरिकी प्रभाव में, या फिर रूस की तरफ जाए, तो रूस को इसमें प्रकारांतर से फायदा हो सकता है। दूसरी बात, ये जो लड़ाई शुरू हुई, जरा इसको समझना चाहिए, ये इस्लामिक वर्ल्ड की अपनी लड़ाई थी। 2023 में क्या स्थिति थी?
जब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर तय हो गया, तो आज भी जो यूएई सऊदी अरब वाला ग्रुप है, इसके पास तेल भी ज्यादा है, फाइनेंस भी बेहतर है, और इन्हें पता तेल का खेल 15-20 साल में खत्म होने वाला है। तो वो अपने को इम्प्रोवाइज कर रहे थे, ट्रेड डेस्टिनेशन बना रहे थे। यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी थी, सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था। अभी पता चलेगा। आप मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोजीशन ये नहीं है। ईरान इज नॉट अ फो, ईरान इज नॉट एन एनिमी। आप जिस तरीके से ईरान को रख रहे हैं ना, ईरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए दुश्मन देश नहीं है। लेकिन ईरान जो कर रहा है उसकी चिंता पूरी दुनिया को होनी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से, रेड सी में बनती स्थितियों की वजह से, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से। और इसी नजरिए से मैं भारत का पक्ष जानना चाहती हूं, क्योंकि अब तो लग रहा है कि ईरान तो डूबेगा, मध्य पूर्व के देशों को भी ले डूबेगा जैसे वो अटैक्स कर रहा है। देखिए, दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी। पिछले 24 घंटे में अब जो ईरान की रणनीति समझ आ रही है, वो ये रणनीति है कि वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करे। और उसके कारण आप देखते हैं कि फ्राइडे से आगे अभी जो ऑयल प्राइसेस में उछाल हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। हालांकि हमें ये यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पे कहना पड़ेगा कि जहाँ तक भारत की बात है, पेट्रोल डीजल के दाम 3 वर्षों से के समय से एक ही लेवल पे हैं। पास्ट में भी जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कोई बदलाव हुआ था, तो उसका कोई भी असर, नेगेटिव इंपैक्ट भारत में कंज्यूमर को नहीं पड़ा है। मैं मानता हूं कि ऐसा होता रहेगा, पर इसके दूसरे परिणाम निकलेंगे। अब जो इससे पहले कि आप आगे बढ़े, 50 दिनों के हमारे पास ऑयल रिजर्व्स है, ये जो जानकारी सूत्रों के हवाले से ऑयल मिनिस्ट्री से आई है, ये कितना विश्वसनीय है और क्या ये हमको एक कुशन दे रहा है, कुशन पीरियड? बिल्कुल दे रहा है। और हमें इसमें समझना पड़ेगा 3 प्रकार के हमारे पास क्रूड ऑयल रिजर्व्स होते हैं, जिसमें से जो पंप पे है, जो रिफाइनरीज के पास है, और एक स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व 4 स्थानों पे भारत में पिछले 20 सालों से बन रहा है। जमीन में, खाई में उस तेल को हम स्टोर करके रखते हैं। 10 से 15 दिन की अवधि उसकी मानी जाती है। वो एक वॉर रिजर्व है। क्या वहां तक बात आएगी? मुझे नहीं लगता है। कब तक चलेगा कॉन्फ्लिक्ट, ये सबसे बड़ा विषय है। क्यों? क्योंकि जो 1/5 संख्या जो है क्रूड ऑयल की, वो हॉर्मुज से आती है। इसका दुष्प्रभाव एग्रीकल्चर इनपुट्स, खासकर फर्टिलाइजर्स पे पड़ने वाला, और फर्टिलाइजर्स पे भी हम काफी हद तक इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। हमारी रेमिटेंसेस हैं लगभग 40%, $136 बिलियन का हमारा रेमिटेंस गल्फ रीजन से आता है। अगर ये बढ़ता गया, उस पे असर पड़ेगा। ये क्या सुन रहा हूं मैं? खत्म।